हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी सीरीज में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं नीट के लिए चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि आपकी फाइनल नीट प्रिपरेशन के लिए हो सकते हैं बहुत ही हेल्पफुल। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर बिना किसी देरी के। ओके बच्चों, तो उसमें पहला जो है हमारा वो है सेंटर ऑफ मास और सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इसके लिए आपके जो फॉर्मूले हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, आर वेक्टर इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 करते 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 नेट डिवाइड बाय नेट मास। दिस विल गिव यू द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अगर ये सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है कंटिन्यूअस बॉडी का, जैसे कि मान लीजिए डिस्क है, कोई कोन है, या कोई और बॉडी है, या कोई रॉड है, तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला आर डी एम डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम डिवाइड बाय डी एम। एक्चुअली ये जो है समेशन है, और अगर कंटिन्यूअस बॉडी है तो इंटीग्रेशन आ जाता है, बस ये फर्क है। आगे मूव करते हैं फटाफट से। अगला फॉर्मूला जो है, अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 x1 m2 x2 करेंगे डिवाइड बाय नेट मास। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो सिमिलरली ऐसे z कोऑर्डिनेट निकालना है तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर हमें कंटिन्यूअस बॉडी दी हुई है तो इंटीग्रेशन का यूज करेंगे उसको निकालने के लिए। ओके, इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं आपके? क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कई बार कि आपको कोई एक रेक्टेंगल में या किसी स्क्वायर में चार बॉडी रखी हुई है, इसका मास m है, इसका 4m है, इसका 5m है, इसका कुछ और है, बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? तो हम क्या करते हैं, कहीं पे ओरिजिन मान लेते हैं, यहाँ पे ओरिजिन मान लिया, मान लो हमने, फिर हम m1 x1 प्लस m2 x2 करके x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, और फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करके यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है ना। तो वो हम कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा ही आपका ट्राइंगल का आ जाता है कई बार कि ट्राइंगल में मास रखे हुए हैं, तो फिर हम यहाँ पे ओरिजिन मान के कुछ कर सकते हैं, या कोई और भी ओरिजिन मान सकते हैं, वो हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा आपके क्वेश्चन आते हैं कि कोई आपका मॉलिक्यूल है OH2 मान लो, H2O बोलते हो आप लोग तो, है ना, H2O। तो भाई ये जो है इस मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है, हाइड्रोजन का दिया हुआ है, आपको ये एंगल वगैरह दिए हुए हैं, तो वहां पे हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसा क्वेश्चन कि आपका मान लो ये T है बना हुआ एक, और इस T का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? तो आप यहाँ पे कहीं पे एक्सिस मान सकते हो, फिर है ना, फिर इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे होगा, तो हम फिर m1 x1 प्लस m2 x2 करेंगे। x तो निकालने की जरूरत नहीं है, x तो आपका यहीं पे आएगा, x तो इसका यहीं पे आएगा क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, तो x तो 0 आएगा। लेकिन y निकालना पड़ेगा, तो m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 करेंगे तो सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो सब इन फॉर्मूले से निकल सकते हैं। होप आप लोगों को याद आ गया होगा, आपने पढ़ा होगा ना पूरे साल भर, अब याद आ गया होगा, ऐसे से करते थे। चलो आगे चलते हैं फटाफट से। आगे आपका है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर आपको निकालना है डेल्टा इन द सेंटर ऑफ मास, तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे x को, तो ये आ जाएगा m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2, ऐसा करके सब डेल्टा आ जाएंगे, ऐसे y में आ जाएंगे, है ना, ऐसे आ जाएगा। अगर आप टाइम से डिवाइड कर दोगे तो डेल्टा x बाय डेल्टा t मतलब वेलोसिटी आ जाएगा, तो vx बोल सकते हैं या vy निकाल सकते हैं, या v निकालना तो हम जो है डायरेक्ट आर वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका v आ जाएगा, तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 ऐसे करके आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। एक्सेलरेशन निकालना तो इसे दोबारा डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो सारे फॉर्मूले हम लोग लगा सकते हैं अगर हमें सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना है, अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है, अगर हमें उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये सब हम सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं। ओके, अब सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन पे रहता है, यानी कि उसका डेल्टा एक्स 0 होता है या डेल्टा वाई 0 होता है कब? एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। जब एक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है अपनी जगह पे ही रहता है, क्योंकि ये इंटरनल फोर्स के कारण एक्सप्लोड करता है, तो सेंटर ऑफ मास हमारा फाइनल अपनी जगह पे रहेगा। तो अगर मान लो आपको एक बॉम्ब के पार्ट यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, इन दोनों के आपको मान लो कोऑर्डिनेट पता है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, है ना, क्योंकि आपका एक्स जो है 0 होना चाहिए। अगर आपने इसको ओरिजिन माना है तो एक्स आपका फाइनली 0 होना चाहिए, वाई भी 0 होना चाहिए हमेशा, क्योंकि हमेशा सेंटर ऑफ मास आपका अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, ऐसे आपका पैराबोलिक पाथ में अगर कोई बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया तो एक बॉम्ब मान लो यहाँ चला गया तो दूसरा कहाँ जाएगा, तो आप सेंटर ऑफ मास से निकाल सकते हो कि दूसरा बॉम्ब जो है यहाँ कहीं पे होगा, है ना। तो सेंटर ऑफ मास से हम लोग सेंटर ऑफ मास तो अपनी जगह पे ही होगा, तो दूसरा बॉम्ब यहाँ कहीं पे होगा, तो आप निकाल सकते हो कि एक बॉम्ब अगर यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे गिरेगा, तो वो सब हम निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा आपके क्वेश्चन जैसे अगर मान लो पर्सन ऑन द मूविंग बोट है, तो अगर वो मूव कर रहा है तो बोट अपनी जगह पे सेंटर ऑफ मास जो नेट सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे रहेगा, तो बोट क्या होगी? अगर मान लो आदमी हमारा इधर को मूव करता है तो बोट इधर को मूव करेगी, तो इसका जो m1 x1 होगा, इसका जो m2 x2 होगा नेगेटिव वाला,
उनका अगर मैं नेट निकालू तो 0 आना चाहिए, क्योंकि डेल्टा एक्स विल बी 0। अगर डेल्टा एक्स 0 है तो m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 शुड बी 0, है ना। तो ये हमें करना है। ऐसी अगर फ्री स्पेस में एक दूसरे की तरफ कोई पार्टिकल आ रहे हैं, जैसे मान लो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, दोनों पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो कहां पे मिलेंगे जाके, तो उनका इनिशियल सेंटर ऑफ मास निकाल लो, वहीं पे जाके मिलेंगे वो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो मूव करेगा नहीं आपका। तो जहां पे इनिशियल सेंटर ऑफ मास होगा वहीं पे जाके वो लोग, वो पार्टिकल मिलेंगे। सेम केस आपका होता है जब आइस फ्लोर पे आप दो टीमें जो होती हैं वो एक दूसरे को खींचती हैं बाय रोप, तो वो जो उनका सेंटर ऑफ मास होता है वहीं पे आके वो मिलेंगी, क्योंकि सेंटर मास अपनी जगह पे रहेगा इनिशियली भी और फाइनल भी। तो इनिशियल जो सेंटर मास होगा उसकी पोजीशन निकाल लो, तो फाइनल आपका वहीं पे जाके वो लोग मिलेंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो बेस्ड हैं आपके उसी कंसेप्ट पे बेस्ड हैं कि m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 विल बी 0 इन दिस केस, अगर आपका x जो है शिफ्ट नहीं हो रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है डिफरेंट बॉडी का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है। तो अगर आपका हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर है या रिंग है या डिस्क है या रॉड है, तो इनके तो सेंटर पे लाई करता है। अगर आपका लेमिना आया तो इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, अगर आपका कोई लेमिना है जो कि स्क्वायर या पैरेललोग्राम की फॉर्म में है, ठीक है। अगर ट्राइंगुलर है तो फिर आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस वहां पे लाई करेगा। अगर आपका क्यूबिकल है तो उनके डायगोनल पे लाई करेगा। हॉलो सॉलिड सिलेंडर अगर है तो फिर तो इजी है, मिड पॉइंट पे आ जाएगा उनके। कोन अगर है तो कोन में जो होता है 3h/4 पे लाई करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोन में जो है 3h/4 पे फ्रॉम द बेस आपका सेंटर ऑफ मास लाई करता है। मान लो ये कोन है आपका, तो इससे जो हाइट अगर इसकी h है तो h/3h/4 फ्रॉम द टॉप, 3h/4 लिखा है, फ्रॉम द टॉप होगा, h/4 फ्रॉम द बेस होगा। तो h/4 फ्रॉम द बेस आपका लाई करेगा। 3h/4 फ्रॉम द टॉप होना चाहिए, यस, फ्रॉम द वर्टेक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस 3h/4 होता है और ये वाला डिस्टेंस h/4 होता है, ठीक है। तो ये हमारा कोन का सेंटर ऑफ मास हुआ। आगे मूव करते हैं। आगे आपकी अगर पार्टिकल कोई सर्कल में मूव कर रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई dt, एंड सर्कुलर मोशन के लिए v इक्वल टू ओमेगा r होता है। क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं इसको। अल्फा आपका d ओमेगा बाई dt होता है या d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर होता है। ओमेगा को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, ओमेगा आपका डी थीटा बाई dt है, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर, है ना। ये होता है v इक्वल टू ओमेगा r, आप ऑलरेडी देख चुके हो, और a इक्वल टू अल्फा क्रॉस r। तो इनकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओमेगा की डायरेक्शन किधर को होती है और अल्फा की डायरेक्शन किधर को होती है। तो ओमेगा वगैरह जो आपके वेक्टर आते हैं ये एक्चुअली एक्सियल वेक्टर है। तो मान लो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है आपका, तो या तो आप राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे, ओमेगा का डायरेक्शन इस केस में जो आएगा वो ऐसा कुछ आ जाएगा राइट हैंड थंब रूल से, है ना। पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड थंब रूल से ऊपर की तरफ ओमेगा आएगा, तो ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन इधर को आ जाएगी, है ना। तो हम या तो ऐसे निकालेंगे v इक्वल टू ओमेगा r से, इसका यूज करके, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके, या फिर राइट हैंड थंब रूल वगैरह का यूज करके निकालेंगे। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपका अल्फा का डायरेक्शन है, तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे होता है। चलिए आगे मूव कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है, ये आपका फिर डायरेक्शन है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें तो a आपका जो आएगा अल्फा क्रॉस r प्लस ओमेगा क्रॉस b आएगा। अगर आपका दोनों वेरिएबल है, अगर आपका अल्फा और r दोनों वेरिएबल है, अगर मान लो एक सर्कल में r वेक्टर भी चेंज हो रहा है आपका, तो इन दैट केस यू हैव टू फाइंड दिस a इक्वल टू अल्फा क्रॉस r प्लस ओमेगा क्रॉस b। तो ये ज्यादा आपका नहीं आता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अगर मान लो सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर कौन सा एक्सेलरेशन होता है? रेडियल तो होता ही है हमेशा, v स्क्वायर बाय r, हमने पढ़ा था v स्क्वायर बाय r तो होता ही है। टेंजेंशियल भी हो सकता है, अगर मान लो पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है तो टेंजेंशियल भी हो सकता है उसमें। तो अगर दोनों एक्सेलरेशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा, रेडियल एक्सेलरेशन इधर को होगा, तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा इधर को आएगा आपका। तो ये टेंजेंशियल है, ये रेडियल है, जो कि ये रेडियल तो v स्क्वायर बाय r होगा। ये आपको पता होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, कितना एक्सेलरेट कर रहा है वो, है ना, उसका जो एक्सेलेटर है वो कितना एक्सेलरेशन दे रहा है उसे। तो दोनों का सम हम निकालेंगे तो नेट एक्सेलरेशन आएगा। तो आपका जो नेट एक्सेलरेशन आता है वो इन दोनों का सम होता है, a टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस a रेडियल स्क्वायर। तो रेडियल तो आपका v स्क्वायर बाय r होता है, टेंजेंशियल को dv बाय dt लिख सकते हैं। तो यहां से हम नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि पार्टिकल मूव कर रहा है और मूव करते करते उसका एक्सेलरेशन मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और बताओ कि इतनी देर बाद उसका एक्सेलरेशन कितना होगा नेट एक्सेलरेशन। तो जो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है वो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है। रेडियल निकालने के लिए 5 सेकंड बाद आपको उसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी और फिर v स्क्वायर बाय r करना पड़ेगा, तो उससे फिर आपका रेडियल आएगा, फिर दोनों का स्क्वायर करके
ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग इससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट हमारा है टॉर्क। टॉर्क आपका होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर आर क्रॉस एफ, या फिर आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क की जो वैल्यू निकाली जाती है वो फोर्स, अगर मान लो यहां पे एक्ट कर रहा है फोर्स आपका ऐसे और ये परपेंडिकुलर है यहां पर, तो इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आएगा वो फोर्स इनटू डी आएगा। तो यहां से हम लोग टॉर्क निकाल सकते हैं, या फिर अगर वेक्टर फॉर्म में आपको आर और एफ दिए हुए हैं आई जे के की फॉर्म में, तो आर क्रॉस एफ, आपको पता है आई जे के की फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ऐसा करके बनाते हैं ना आई जे के, फिर हमें पहला वेक्टर मान लो 3i प्लस 4j प्लस 7k दिया हुआ है, 2i प्लस 9j प्लस -2k दिया हुआ है, तो ऐसे करके सॉल्व करते हैं। तो इससे हमारा फिर r क्रॉस f का वैल्यू निकलेगा। तो टॉर्क हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस पे बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस पे बेस क्वेश्चन एक तो ये आ जाता है आपको, या तो फिर एक तो ये आ जाता है कि आपको r और f दिया हुआ है आई जे के की फॉर्म में, तो टॉर्क बताओ कितना होगा। या फिर आपको ऐसा दिया हुआ है कोई, या मान लो कोई आपको ऐसा दिया हुआ है कि कोई रॉड है और उस पर फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, एक ऐसे एक्ट कर रहा है, एक ऐसे कर रहा है, एक ऐसे कर रहा है, इनका एंगल दे देंगे आपको, फिर पूछेंगे आपसे कि टॉर्क कितना होगा। तो इसके से हम क्या करेंगे, हम लोग इन फोर्स को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे। देखो ये वाला फोर्स तो सिंपल है, फोर्स इंटू इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे एल, मान लो इसके अबाउट टॉर्क चाहिए, तो एफ इंटू एल इसका टॉर्क आ गया, ऐसा टॉर्क आ गया क्लॉकवाइज। फिर इसका टॉर्क जब निकालेंगे तो दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट में ब्रेक करना आपको आता होगा। अब जो ये वाला कंपोनेंट होगा यहाँ से पास हो रहा है, इसका टॉर्क 0 हो जाएगा, इसका टॉर्क जो होगा वो हो जाएगा फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस। तो हम ये वाला फोर्स इंटू डिस्टेंस लेंगे, पूरा फोर्स नहीं, ये वाला कंपोनेंट इंटू डिस्टेंस, तो इसका टॉर्क आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, इसको माइनस कर देंगे। सिमिलरली फिर इसका टॉर्क निकालेंगे, तो तीनों का टॉर्क निकाल के हम लोग ऐड या माइनस जैसे से होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ऐड या माइनस करेंगे, उससे हमारा नेट टॉर्क निकल जाएगा। उसके अलावा जो क्वेश्चन इसमें आते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए कोई डिस्क है और इस पे जो है कोई स्ट्रिंग बंधा है, डिस्क यहाँ पे फिक्स है, आपने कोई फोर्स लगाया, टेंशन इस पे दिया हुआ है आपको कि टी इतना है, तो बताओ इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। तो भाई आपने यहाँ पे जब फोर्स लगाया तो उसका टॉर्क पहले निकालेंगे, टॉर्क कितना हो जाएगा टी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे जो कि आर के बराबर होगा। तो ये टॉर्क आया, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, जैसे एफ इक्वल टू एम ए होता है, वैसे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम लोग टी इंटू आर करेंगे, वहां से हमारा आई अल्फा, तो अल्फा निकल आएगा यहाँ से। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं कि कोई रॉड है और ये रॉड यहाँ पे हिंज है, इस पे हिंज है, इस रॉड को हमने छोड़ दिया, तो इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इनिशियल इस पे टॉर्क निकाल लो, टॉर्क कितना होगा इस पे एम जी इंटू, यहाँ पे एम जी सेंटर पे काम करेगा, इंटू एल बाई टू, ये टॉर्क होगा। टॉर्क को आई अल्फा करेंगे, आई आपको पता है रॉड का अबाउट द ये कॉर्नर है, तो इसमें जो आपका जो आई आता है वो एम एल स्क्वायर बाय 3 आएगा, यहाँ पे वो पुट कर देंगे तो अल्फा आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम यहां से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे मूव करें। ओके नेक्स्ट हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास के लिए होता है। मान लो किसी एक्सिस के अबाउट में लूं, ये पॉइंट मास है, तो एम डी स्क्वायर, इस मास का डिस्टेंस एम डी स्क्वायर इज द इनर्शिया, ये हमें पता है। और अगर आपका कंटिन्यूअस मास है तो फिर हम इसको इंटीग्रेट करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, जैसे रॉड का निकालते हैं या बाकी चीजों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल लेते हैं। जैसे मान लो रॉड आपकी आती है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, रॉड की डेंसिटी जो होती है वो लैम्डा एक्स से वेरी करती है, रॉड की जो लीनियर डेंसिटी है वो लैम्डा एक्स से वेरी कर रही है। तो आपको फिर इसका जो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो पहले इस पॉइंट का मास निकालोगे आप, तो यहाँ का जो मास होगा वो डीएम होगा, डीएम विल बी इक्वल टू लैम्डा एक्स इंटू डी एक्स, फिर आप इसको एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से, तो आपका इसका जो है इनर्शिया आ गया है ना। इसको पॉइंट मास मान के हमने इनर्शिया निकाल लिया, तो पॉइंट मास मान के इनर्शिया निकालोगे कितना आएगा डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, डीएम आपका ये आ गया लैम्डा एक्स, तो लैम्डा एक्स एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो लैम्डा एक्स का क्यूब हो जाएगा ये इनफैक्ट, ये आपका डीएम आया, डी आई आया सॉरी। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम 0 टू एल तो आपका पूरा इनर्शिया आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का हम इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं टू फाइंड द इनर्शिया ऑफ अ कंटिन्यूअस मास, ठीक है। कुछ बॉडी का यहाँ पे इनर्शिया दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म रॉड आपकी है तो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस अगर सेंटर से पास कर रहा है तो हाफ एम 1/12 होता है एम एल स्क्वायर, अगर आपका कोने से पास कर रहा है तो एम एल स्क्वायर बाय 3 होता है। अगर आपका एंगल थीटा बना रहा है ये एक्सिस और सेंटर से पास कर रहा है तो एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है ना। ये एंगल आपका जो थीटा है वो यहां से है, तो अगर ये थीटा 90 होगा तो साइन 91, तो ये सेम फॉर्मूला बन जाएगा आपका,
और अगर ये जीरो होगा तो इसके अबाउट इनर्शिया हम जीरो मानते हैं, क्योंकि रॉड को हम पतली रॉड मानते हैं तो इनर्शिया जीरो होता है। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपका स्क्वायर लेमिना है तो ml स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12 आपका फॉर्मूला आता है। और अगर आपकी सर्कुलर रिंग है और आपने परपेंडिकुलर टू प्लेन अगर सेंटर से कोई एक्सिस पास कर रहा है तो एम आर स्क्वायर आएगा, सिंपल है वो। तो इसके अबाउट जो इनर्शिया आएगा वो एम आर स्क्वायर आएगा। तो ये हमारा सिंपल है ना। आगे मूव करते हैं। अगर डायमीटर के अबाउट लोगे तो एम आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा डिस्क अगर आप लेंगे तो जो सेंटर से परपेंडिकुलर एक्सिस होगा वो एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। डायमीटर के अबाउट इसका भी आधा हो जाएगा तो हाफ 1/4 हो जाएगा। अगर कोई सिलेंडर है उसके एक्सिस के अबाउट लोगे तो एम आर स्क्वायर आएगा। अगर कोई सॉलिड सिलेंडर है, सॉरी अगर ये हॉलो सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर आएगा, सॉलिड है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा, है ना। ये रिंग का केस हो गया, डिस्क का केस हो गया, सेम आता है जो रिंग और डिस्क में आता है वही हॉलो और इसमें आ जाएगा। हॉलो स्फीयर 2/3, सॉलिड स्फीयर 2/5, ये सब आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, टिप्स पे। ओके, नेक्स्ट है रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन जो हम निकालते हैं, गायरेशन भी बोलते हैं कुछ लोग, वो हम देख लेते हैं। ओके, तो रेडियस ऑफ गायरेशन में जो है आपको जो क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको इनर्शिया पता होना चाहिए किसी बॉडी का और मास, तो आप के निकाल सकते हो, है ना। तो मान लो कोई सॉलिड स्फीयर का पूछ लिया आपसे कि आई कितना होगा, तो आपको पता है कि इसके अबाउट अगर आपसे पूछा कि आई कितना होगा या के कितना होगा, तो देखो के यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो के हमारा होता है आई बाय एम का अंडर रूट। अब सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 है सॉरी एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम। तो भाई इसको काट देंगे तो ये 2/5 का रूट आ जाएगा, ये रूट 2/5 आर आ जाएगा, तो के का वैल्यू इतना आ गया। तो ऐसे आप किसी का भी इनर्शिया निकाल सकते हो, है ना, सॉरी किसी का भी रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल सकते हो। कई बार क्या होता है आपको के दे देता है और आपसे पूछता है इनर्शिया कितना है, तो अगर आपको के पता है तो इनर्शिया आपका हो जाएगा के स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं इसको रूट कटाऊंगा तो के स्क्वायर एम के स्क्वायर, तो आई इक्वल टू आपका एम के स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, तो आप लोगों को ये आइडिया होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आपका होता है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। अगर मान लो आपकी कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है और इसके अबाउट आपको उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां पर, तो लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। वेक्टर क्वांटिटी है ये, आर क्रॉस पी से आप रिप्रेजेंट करते हो, तो ये आर क्रॉस पी होता है। इस केस में आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं, कोई पार्टिकल मान लो ऐसे मूव कर रहा है तो ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो आप इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो इसकी वेलोसिटी अगर यहाँ पे भी है पार्टिकल या यहाँ पे है या कहीं पे भी है वेलोसिटी, तो आपकी इधर कोई बनेगा वेलोसिटी वेक्टर, तो परपेंडिकुलर हमेशा इस पे ये रहेगा डी, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो हमेशा mv इंटू डी आएगा, तो कांस्टेंट रहेगा, है ना। अगर पार्टिकल यहाँ पे है तब भी आप डी इतना लोगे, यहाँ पे है तब भी इतना लोगे, तो mv इंटू डी दैट इज कांस्टेंट। कई बार केस ऐसा आता है कि पार्टिकल आपका ऐसे मूव कर रहा है, पूछते हैं इसके अबाउट बताओ एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो इसके अबाउट निकालोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू निकाल के वी कैन फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अच्छा अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है और उसके सेंटर के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम निकालूं तो मेरा mv इंटू आर आ जाता है, mv इंटू आर या फिर आई ओमेगा आ जाता है एंगुलर मोमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, mv इंटू आर या फिर आई ओमेगा। अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो mv आर, और अगर कोई आपकी रिजिड बॉडी है किसी के अबाउट घूम रही है तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो आई ओमेगा होता है। ठीक है, और ये वाला आपका mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो mv इंटू आर, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द एंगुलर मोमेंटम। इसका जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हम आते हैं नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कब एप्लीकेबल है, जब कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क ना हो। अगर कोई टॉर्क नहीं है तो सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए अर्थ है, अर्थ घूम रही है, उसका टाइम पीरियड आपको पता ही है, अर्थ का जो टाइम पीरियड होता है अपने एक्सिस के अबाउट 24 घंटे का। अर्थ अगर श्रिंक कर जाए तो उसका नया टाइम पीरियड कितना होगा, तो इस केस में क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व, श्रिंक कर रही है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो वी कैन राइट I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो यहां से हम इनर्शिया वगैरह निकाल के ओमेगा 2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। और आपको पता है ओमेगा जो होता है वो 2π बाय टाइम पीरियड होता है, तो यहां से फिर हम टाइम पीरियड भी अर्थ का नया वाला टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। या फिर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कई बार कि आपका मान लीजिए कोई डिस्क है और इस डिस्क घूम रही है और फिर आपने इस पे कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिए, 2 ऑब्जेक्ट या 1 ऑब्जेक्ट रख दिया, अब बताओ इसका नया ओमेगा कितना होगा।
तो आपका जब आप मास रखोगे तो इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो पहले आपका जो इनर्शिया होगा डिस्क का वो कितना होता है इस एक्सिस के अबाउट mr²/2 होगा। और अगर आपने मास भी रख दिए तो प्लस आपको mr² + mr² और लेना पड़ेगा। इनका जो m होगा m डैश मान लो m डैश r² + m डैश r², या जहां पे भी आप रखोगे डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा। तो इनर्शिया बढ़ गया। पहले इनर्शिया था आपका केवल mr², अब इनर्शिया हो जाएगा mr² + md², d1² d2² मान लेता हूं। तो ये आपका इनर्शिया आया। अब फिर दोबारा आप वही करोगे I1 ω1 = I2 ω2। I1 आपका ये हो गया, I2 आपका ये हो गया, तो आपका ω1 और ω2 में रिलेशन निकल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या फिर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि आपको डिस्क के ऊपर डिस्क रख दी, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, डिस्क घूम रही है और वो घूमती हुई डिस्क के ऊपर आपने एक स्टेशनरी डिस्क रख दी, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो जब ये घूम रही है डिस्क, उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो I ω होगा, इसका 0 होगा क्योंकि घूम नहीं रही है पहले, तो इसका 0 है। अब आपने दोनों को रख दिया तो ये दोनों थोड़ी देर बाद फ्रिक्शन से क्या होगा, दोनों घूमना शुरू कर देंगी, मतलब दूसरी वाली भी घूमना शुरू कर देगी। तो एक की स्पीड इसकी जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी, इसकी घटना शुरू हो जाएगी। फाइनली दोनों जो है सेम स्पीड एक्वायर कर लेंगी। तो मान लो वो ओमेगा स्पीड एक्वायर कर लेती हैं, तो उस केस में जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो I1 + I2, दोनों साथ में घूम रही हैं तो इनर्शिया ऐड हो जाएगा इनटू इनका ओमेगा डैश। तो यहां से आपका जो नया स्पीड है ओमेगा डैश वो आप निकाल सकते हो। तो कहां से हमने निकाला, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से निकाला। तो ऐसे सारे क्वेश्चन जो भी हैं हमें यहां से इजीली निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू आता है यूजुअली। तो ये आप लोग ध्यान से जरूर देखेंगे इसके क्वेश्चन। ओके, चलो आगे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बोलती है कि आपका किसी भी, अगर आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनर्शिया पता है तो कोई भी एक्सिस जो इससे पैरेलल है उसका जो इनर्शिया होगा वो होगा ICM + md²। अगर रॉड का मास m है और ये डिस्टेंस d है तो इसका जो इनर्शिया होगा वो होगा ICM, क्योंकि ICM तो ये है, तो इसका इनर्शिया हो जाएगा ICM + md²। तो ये नेट इनर्शिया हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट। तो ये आपकी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है। तो इसमें ये वाला एक्सिस जो है सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने दोनों एक्सिस जो है ऐसे ले लिए, एक एक्सिस आपको ये पता है और एक ये पता है, तो ऐसा नहीं चलेगा। एक एक्सिस आपको सेंटर ऑफ मास से पास होना जरूरी है, मस्ट है। नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये बोलती है कि अगर आपका कोई 2 डायमेंशनल बॉडी है तो इसका जो इनर्शिया होता है अबाउट जेड एक्सिस वो इक्वल होता है IXK + IY के। IXX अगर आप निकालें और IYY निकालें, YY और XX का इनर्शिया जो ऐड करेंगे तो इसके अबाउट जो इनर्शिया होगा IZ का, वो इन दोनों का सम के बराबर होगा। ठीक है, और इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि इस केस में जो ये 3 एक्सिस हैं जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास से पास करें। ये एक्सिस कहीं पे भी हो सकते हैं, यहाँ बाहर भी हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हो। ठीक है, तो एक हर उसके लिए वैलिड है। केवल यहाँ पे जो बॉडी होनी चाहिए, दैट बॉडी शुड बी 2 डायमेंशनल बॉडी, तो ये जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, ओके। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एप्लीकेबल फॉर ऑल द बॉडी, 2D हो चाहे 3D हो। ये वाली जो है ये दोनों के लिए वैलिड है, लेकिन ये वाली जो थ्योरम है ये वैलिड है केवल 2D बॉडी के लिए। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। दूसरी बात, यहाँ पे ये वाला एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करना जरूरी है, यहां पर कोई जरूरी नहीं है। तो 2 बातें हमें ध्यान रखनी है। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई स्फीयर है, आपको इसके अबाउट इनर्शिया पता है तो इसके अबाउट निकालना है तो आप निकाल लेंगे बड़े इजीली। ये डिस्क का केस भी हो सकता है कि डिस्क में आपको इसके अबाउट पता है इसके, और आपको इसके अबाउट निकालना है, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। ये वाले केस आपके हो सकते हैं। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई ऐसा कोई मास रख दिए यहाँ पे, और इन मास का जो ये स्फीयर है मान लीजिए, इनका इनर्शिया आपको पता है सबका, और आपको इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकालना है। तो इस केस में भी वी विल यूज द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करनी पड़ेगी। ओके, इसके अलावा जो आ सकता है, ऐसा वाला केस हो सकते हैं कि ये T है और इसके अबाउट हमें मान लीजिए निकालना है इनर्शिया, तो इस केस में भी हमें वही फॉर्मूला थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करनी पड़ेगी। उसके अलावा ऐसा केस आता है कोई डिस्क है, उससे आपने एक डिस्क काट दी, अब बताओ कि इसके अबाउट इनर्शिया कितना होगा, तो फिर दोबारा आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यहाँ पे भी यूज करनी पड़ेगी। इस वाला डिस्क का इनर्शिया इसके अबाउट निकालने के लिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करनी पड़ेगी, वो आपको माइनस करना पड़ेगा इसका इनर्शिया टोटल में से, तो आपका रिमेनिंग पार्ट का इनर्शिया, ये जो रिमेनिंग पार्ट है उसका इनर्शिया निकल पाएगा जब आप इसको माइनस करोगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको एक बार देख लेने हैं ताकि आप इनको इजीली नीट में
कर पाओ। ओके, चलिए आगे चलते हैं अब। ओके, नेक्स्ट हमारा है लीनियर वर्सेस रोटेशन मोशन की एनालॉजी। तो जो लीनियर मोशन में आपका जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होती है, यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, लीनियर एक्सेलरेशन डी बाई डी टी, यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी टी होता है, यहाँ पे आपका मास होता है, यहाँ पे इनर्शिया होता है, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, यहाँ पे फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर या पी स्क्वायर बाय 2m होती है, यहाँ पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर या फिर एल स्क्वायर बाय 2i होती है। एल इज द एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें काफी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। ये जो आपका पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बेस काफी सारे क्वेश्चन आते हैं कई बार कि अगर आपका मैं इनर्शिया, दो बॉडी हैं उनका मान लीजिए इनर्शिया जो है 1:2 में है और काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो एंगुलर मोमेंटम का रेशो क्या होगा, है ना। या फिर कई बार पूछते हैं आपने कि एंगुलर मोमेंटम मैंने डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी। अगर मैंने किसी का ओमेगा चेंज कर दिया, उससे मैंने एल को चेंज किया, तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इस पे बेस्ड हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। एल स्क्वायर बाय 2i वाला फॉर्मूला, काफी क्वेश्चन आते हैं इसके। और लास्ट में हमारा है v इक्वल टू, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और तीनों इक्वेशन जो है आपकी वो हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, और ns सेकंड के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पे भी हम ns सेकंड का थीटा निकाल सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे भी काफी क्वेश्चन आते हैं आपके कि कोई डिस्क आपकी घूम रही है, आपने कोई इस पे आपको मान लो डायरेक्ट बोल देगा कई बार कि आपको इतना रिटार्डेशन हो रहा है, तो आपको अल्फा पता है, तो बोलेगा कब उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, तो हम निकाल सकते हैं। अगर वो पूछेगा कि अगर वो घूम रहा था और घूमते घूमते उसने कितने 0 होने से पहले स्पीड कितने टाइम पहले हुई, तो आपने यहां से निकाल लिया। अगर उसने पूछा कितने रेवोल्यूशन उसने घूम लिया, 0 होने से पहले कितना रेवोल्यूशन घूम लिया, तो आपको ओमेगा 1 पता है, ओमेगा फाइनल आपको पता है 0 होगी, है ना। तो आपको क्या निकालना है, कितना घूमा, मतलब आपको थीटा निकालना है। तो फिर हम कौन सी इक्वेशन यूज कर लेंगे, ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, तो थीटा आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको रेवोल्यूशन निकालने हैं, तो रेवोल्यूशन निकालने के लिए क्या होगा कि अगर मान लो थीटा आ गया आपका, कुछ रेडियन आ गया, मान लो कुछ 100 रेडियन आ गया, एक रेवोल्यूशन में कितना घूमता है पार्टिकल, 2 पाई रेडियन, तो 100 रेडियन में कितना घूमेगा, 100 कितने रेवोल्यूशन घूमेगा, एक रेवोल्यूशन 2 पाई का होता है, 2 पाई में एक रेवोल्यूशन है, तो एक रेडियन में 1/2 पाई रेवोल्यूशन है, तो 100 रेडियन में कितना होगा, 100/2 पाई, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएंगे यहाँ से, कितने रेवोल्यूशन में वो रुका। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यूजुअली यहाँ पे पाई में आएगा, पाई से पाई कट जाएंगे, मैंने एग्जांपल दे दिया, तो ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, कई बार जो है अल्फा आपको डायरेक्ट नहीं देगा, कई बार आपको बोलेगा इतना टॉर्क लग रहा है, तो अगर टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क बाय आई करोगे, फोर्स बाय जैसे हम मास करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है, टॉर्क बाय आई करेंगे तो अल्फा आ जाएगा, वो अल्फा हम यहाँ पे पुट करके इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज तो ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपको जो यूजुअली क्वेश्चन में बोलेगा रेवोल्यूशन पर मिनट बोलेगा, है ना, लेकिन यहाँ पे हमें जो पुट करना है, जो हमारा ओमेगा है वो रेवोल्यूशन पर मिनट में नहीं होगा, रेडियन पर सेकंड में होगा, तो रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, ये गलतियां होती हैं नीट में, ठीक है, तो सब लोग ये ध्यान रखेंगे कि ये गलतियां हमें नहीं करनी है। ओके, तो ये सारी इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, आगे मूव करते हैं। ये वेरिएबल अगर आपके हैं, मान लो आपका ओमेगा वेरी कर रहा है, ये आपका अल्फा वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो फिर हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। जो बेसिक डेफिनेशन है हमारी, हमें पता है ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है, तो डी थीटा हमारा ओमेगा इंटू डी टी हो गया, इसको इंटीग्रेशन वगैरह करके आप थीटा वगैरह निकाल सकते हो। तो ऐसे ही हम बाकी भी फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे वेरिएबल एक्सेलरेशन या फिर वेरिएबल ओमेगा के लिए एप्लीकेबल है। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे हमारा है रोलिंग डाउन द प्लेन। अगर कोई पार्ट आपकी डिस्क या कोई बॉल, स्फीयर, सॉलिड या हॉलो स्फीयर आपका नीचे रोल करता हुआ आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका एक तो एक्सेलरेशन आप निकालते हो, तो डेरिवेशन है इसका, एक्सेलरेशन जो आता है जी साइन थीटा 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर आता है, आई बाई एम आर स्क्वायर, है ना, तो जी साइन थीटा 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट ये है यहाँ पे कि एक्सेलरेशन आपका जो है वो इनवर्स आ रहा है आई से, लगभग इनवर्स आ रहा है, तो आई ज्यादा होगा तो एक कम होगा, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, कौन पहले आएगा, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, एक डिस्क आ रही है, एक हॉलो स्फीयर आ रहा है, सॉलिड स्फीयर आ रहा है, तो यहाँ पे देख लो कि आई किसका कम है, उसका ए ज्यादा होगा, वो पहले आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो,
ठीक है, आपसे पूछे किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी नीचे पहुंचने में, क्या होगा, तो सब आप यहां से निकाल सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि a इक्वल टू जी साइन थीटा 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। ठीक है, आपके रोलिंग के जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादा टफ नहीं आते, बच्चे बहुत डरते हैं रोलिंग से, लेकिन क्वेश्चन आपके इजी आते हैं। तो अगर आपको ये याद है तो ये आप कर सकते हो। एक और फॉर्मूला इसमें है कि मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना चाहिए ताकि ये स्फीयर आपका रोल करे, है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि म्यू मिनिमम जो होता है tan थीटा बाय 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है वो है कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन अगर होता है तो उसकी नेट एनर्जी कितनी होती है, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दिस इज नेट एनर्जी। तो जब भी आपका जो पिछला केस था, जैसे मान लो रोल करते हुए नीचे आया तो यहाँ पे कितनी एनर्जी होगी, तो आप दोनों का सम निकालोगे, काइनेटिक जो आपकी है रोटेशन काइनेटिक प्लस ट्रांसलेशन काइनेटिक, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी वहां से आएगी। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आप रेडियस ऑफ जाइरेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारी टोटल एनर्जी वहां से निकल सकती है। आपके जो बाकी रोलिंग के क्वेश्चन है बहुत टफ नहीं है, अगर आप रोलिंग के क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको बस ये यूज करना है, एफ इक्वल टू एम ए, एक इक्वेशन ये है, 3 इक्वेशन यूज करनी है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा और ए इक्वल टू एल्फा आर, इसी में बेस्ड आपके सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे क्वेश्चन आप अगर इन तीनों को यूज करोगे तो बाकी क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। ठीक है, आपको बस ये थोड़ा रोलिंग वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ओके, रोलिंग वाले में हमें ध्यान रखना है कि रोलिंग जब होती है तो उस केस में फ्रिक्शन का वर्क जो है 0 होता है, तो एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है, वो हमें ध्यान रखना है। और ये आपने एनर्जी वाला पढ़ा, इसमें कभी रिवर्स क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपने किसी डिस्क को ऊपर भेजा रोल करते हुए, तो जब ये यहां पे पहुंचेगी तो कहां कितनी हाइट तक पहुंचेगी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेंगे, mgh इक्वल टू यहाँ की एनर्जी होगी हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, उसको इक्वेट करेंगे तो वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे बोलता है कि ये जो रोलिंग करते हुए आ रहे हैं नीचे डिस्क, जो रोलिंग करते हुए डिस्क नीचे आ रही है, अगर वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे आ रही है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे आ रही है तो कौन पहले आएगा, तो फिर उस केस में क्या होगा कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो कोई रोल नहीं करेगा, सबका एक्सेलरेशन जो होगा वो जी साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे नीचे की तरफ को, है ना। रोल करने के लिए फ्रिक्शन होना जरूरी है, अभी हमने पढ़ा ना मिनिमम इतना फ्रिक्शन होना जरूरी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है तो तीनों जो है सेम, सबका जो एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा आएगा, तो सबके सब एक साथ ही नीचे आ जाएंगे, एक साथ ही नीचे आएंगे, उस केस में सेम आंसर आएगा। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। और रोलिंग में हमें पता है कि फ्रिक्शन का वर्क डन 0 होता है तो एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है, तो हमें ध्यान रखना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होप सारे फॉर्मूले और जो उससे रिलेटेड कंसेप्ट हैं आपको क्लियर हुए होंगे। आप कमेंट करके लिखें अगर आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है ताकि हम आपकी हेल्प कर पाए। होप आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और नीट में बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।